Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स और ये हमारी पार्ट 8 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं 7 तो वो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। हमने प्रीवियसली भी पढ़ा कैटलिस्ट वो मॉलिक्यूल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं टू हैस्टन द केमिकल रिएक्शन। अब आपके सभी एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। बट आपके कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं और उन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स आर दोज न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। तो हमने यहाँ इसीलिए लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, क्योंकि हमारे कुछ कुछ एंजाइम्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो आपके एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। अब आपका जो एंजाइम है उसके स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ऑब्वियसली हमने जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की वीडियो पढ़ी थी हमने वहां देखा था कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स में फोल्डिंग उनकी होती है और टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब आपका जो एंजाइम है आप यहाँ देखो एंजाइम में ये छोटे क्रिवाइसेस या पॉकेट्स बने हुए हैं। तो ये क्रिवाइसेस, पॉकेट्स या जो गैप्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट्स। अब एक्टिव साइट्स वो क्रिवाइसेस या पॉकेट हैं जहां पे आपका सबस्ट्रेट फिट होता है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा लॉक एंड की थ्योरी, जैसे कि एक ताले की एक ही चाबी हो सकती है जो उसमें फिट होगी, तो वैसे ही हर एक एंजाइम का कोई एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही होता है जो उस एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड हो सकता है। तो हर एक एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है जिसपे एक सबस्ट्रेट बाइंड होता है और फिर उससे आपका प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो एंजाइम जो है वो आपके हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। आपका एंजाइम लोअर टेम्परेचर में इनएक्टिव हो जाता है और हायर टेम्परेचर में आपका एंजाइम डैमेज हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा क्योंकि एंजाइम हमारे प्रोटीन से बने हैं और प्रोटीन्स हायर टेम्परेचर में डिग्रेड हो जाते हैं, दे लॉस्ट देयर केमिकल एक्टिविटी। बट आपका एक्सेप्शन है कि हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं जिन्हें आइसोलेट किया गया थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हायर टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हायर टेम्परेचर में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। और जब उन ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स आइसोलेट किए गए तो ऐसे एंजाइम्स थे थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। मींस वो एंजाइम हायर टेम्परेचर में भी वर्क करने के लिए बने हुए थे और हायर टेम्परेचर में उनका स्ट्रक्चर डिग्रेड नहीं हुआ। अब एंजाइम्स आपके केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं टू मेनी फोल्ड्स। इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। विदाउट एंजाइम या विदाउट कैटलिस्ट आपका जो रिएक्शन हो रहा होगा वो बहुत ही स्लोअर होगा और उसका प्रोडक्ट भी बहुत कम बनेंगे। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आपका जो रिएक्शन है वो काफी फोल्ड इंक्रीज हो जाता है और एक्सेलरेट हो जाता है। एंजाइम लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को ऑफ अ रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी कि एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस एनर्जी को लोअर डाउन करते हैं आपके एंजाइम्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द कंपाउंड टू रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन और टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म और ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे कि जो आपके एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिव साइट्स होती हैं जो रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं क्योंकि वहीं पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो एंजाइम कैटलिस्ट डिफर करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या एलिमेंटल मेटल्स आपके होते हैं जो एंजाइम से डिफरेंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हायर टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हैं, हायर प्रेशर में वर्क कर सकते हैं। बट आपके एंजाइम डैमेज हो जाते हैं एट हायर टेम्परेचर। जैसे कि हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और अगर ये टेम्परेचर 40 डिग्री के अबव जाता है तो आपके एंजाइम इस पे वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप इससे कोरिलेट कर सकते हो कि क्यों जब आप बीमार होते हो, आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है तो आपको हल्का खाना खाने को बोला जाता है,
क्योंकि उस टाइम आपके एंजाइम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप हैवी खाना खाते हो, ऑयली खाना खाते हो, तो आपको वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वॉमिटिंग होगी। तो ये एक सिंपल रीजन है कि आपके जो एंजाइम्स हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं एफिशिएंटली। तो एंजाइम्स जिन्हें आइसोलेट किया गया आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो हायर टेम्परेचर में भी रह पाते हैं, वो एंजाइम्स थे थर्मोस्टेबल एंजाइम एंड दे आर एबल टू वर्क इवन एट हाई टेम्परेचर। तो उन एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे? थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। अब हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, प्रीवियसली 10th क्लास में साइंस में पढ़ा है, दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में आपका शेप, साइज चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? फिजिकल प्रोसेसेस हैं। आइस से वाटर बन गया, वाटर से आपकी आइस बन गई, उससे वेपर बन गए, तो ये सभी फिजिकल प्रोसेसेस हैं। अब केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं? जिसमें देयर इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अब आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, आपका जो सबस्ट्रेट है वो एक न्यू कंपाउंड बनाएगा, न्यू प्रोडक्ट बनाएगा, और आपका न्यू प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। जो इनिशियली आपका प्रोडक्ट लिया गया था, जो आपका सबस्ट्रेट लिया गया था, उससे आपका प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके सबस्ट्रेट का इनटू प्रोडक्ट, एंड दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि आप यहाँ केमिकल रिएक्शन में देख सकते हो, बैरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, जिसमें आपको प्रोडक्ट मिल रहा है बैरियम सल्फेट एंड वाटर। तो ये एक आपका इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा हमने 10th में भी रिएक्शन पढ़ा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। आपने फोटोसिंथेसिस में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, तो आपके जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका जो ब्रेकडाउन का केमिकल रिएक्शन है, इट इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो आप एक प्रोसेस में देख सकते हो, जो केमिकल रिएक्शन होता है वहां पे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, जिससे आपका सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ रेट। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो जहां पे भी अगर रेट की बात की जाए तो आप समझ जाएं कि वहां आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन टाइम से कोरिलेट किया जा रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम में बना है। तो रेट इज एक्सप्रेस्ड डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब रेट को हम किससे स्पेसिफाई कर सकते हैं? वेलोसिटी। रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अगर मुझे पता हो कि जो मेरा सबस्ट्रेट है वो इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मुझे ऑब्टेन्ड होगा इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। तो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स, जो कि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि कैसे आपके जो एंजाइम्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करते हैं। आपका टेम्परेचर हो गया, आपका पीएच हो गया, तो ये सब चीजें हैं, अगर इनमें थोड़ा भी अप एंड डाउन होगा तो आपका एंजाइम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज आपका जो रेट है वो डबल होगा या डिक्रीज होगा बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। इसका मतलब अगर आपका जो टेम्परेचर है अगर उसमें 10 डिग्री इंक्रीज होता है या 10 डिग्री डिक्रीज होता है डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम, तो आपका रेट डबल भी हो सकता है और रेट डिक्रीज भी हो सकता है। तो जो भी कैटलाइज्ड रिएक्शन है they proceed at rate vastly higher than that of uncatalyzed one, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन बॉडी में जो लिविंग स्टेट में आपके पास कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो अनकैटलाइज्ड है। बट अगर हम कहें कि कोई ऐसा रिएक्शन जो एंजाइम के बिना होगा तो वो इनएफिशिएंट होगा, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जो अनकैटलाइज्ड होगा वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो जैसे यहाँ एक फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि एक एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसमें सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहे हैं 1 आवर में, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। बट अगर आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है, आप देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपके ये सबस्ट्रेट हैं और ये कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं और आपका एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो आपका जो रिएक्शन है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनेंगे फॉर एवरी सेकेंड।
6 लाख मॉलिक्यूल्स बनेंगे एवरी सेकेंड। और जो एंजाइम्स हैं, इसका मतलब जो एंजाइम है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं रिएक्शन को बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। 10 मिलियन टाइम्स आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप देख सकते हो एंजाइम्स में जो कैटालिटिक पावर है वो इनक्रेडिबल है। वो कितने ज्यादा फोल्ड से, मेनी फोल्ड से जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारे पास 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं जो 1000 आपके केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं। तो जैसा आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जैसे आपका ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है इनटू पायरुविक एसिड, 2 आपके पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये 10 स्टेप प्रोसेस है जिसमें 10 डिफरेंट एंजाइम्स हैं। तो इनके बारे में हम डायग्राम भी आपका देखेंगे कि जो आपका डी ग्लूकोज है वो 10 स्टेप्स में आपके 2 पायरुवेट फॉर्म करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, इसमें 10 डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये आपका कैसा प्रोसेस था? एरोबिक प्रोसेस, जो कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट इन केस ऑफ ईस्ट या इन केस ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, वहां जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, दैट इज फर्मेंटेशन, वो होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन होगा, अल्कोहल प्रोडक्शन होगा। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये जो आपका डायग्राम है 10th में आपने पढ़ा होगा, 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 10 स्टेप में आपका पायरुवेट बनाता है। आपके 2 पायरुवेट आपको मिलते हैं और एक पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जैसा हमने प्रीवियसली अभी देखा डायग्राम में। जैसा कि आपने प्रीवियसली देखा कि जो आपका पायरुवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एक ग्लूकोज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल आते हैं जिनके पास 3 कार्बन है। तो आप इस डायग्राम में क्लियरली देखो कि जो पायरुवेट है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब वो ब्रेकडाउन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं सारे, जहाँ पे एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है, मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जा रहा है और मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज। अब अगर मसल्स में, ह्यूमन मसल्स में इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर आपका पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो आपको लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगी, जिसमें हम पढ़ते भी थे एक्सेस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से आपकी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। अब ईस्ट में आपके एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में अगर ये रिएक्शन होता है तो आपको इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो ये आपका एक सिंपल प्रोसेस था जिसमें ग्लूकोज वेरियस पाथवे में ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये सभी रिएक्शन दे आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोप्लाज्म में होता है, आपके 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं और अगर ये मसल में ब्रेकडाउन होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटीपी और 2 लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑल इन ऑल हम ये समझे कि एंजाइम्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो कैटलिस्ट हैं जो हर एक रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ये मेनी फोल्ड्स द रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में हमें थर्मोस्टेबल एंजाइम मिलेंगे। एंजाइम डैमेज हो जाते हैं एट हायर टेम्परेचर। एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट होती है जहां उनका सबस्ट्रेट बाइंड होता है और फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ऑलमोस्ट सभी एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन्स हैं, बट कुछ एंजाइम्स हमारे पास ऐसे हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, जो एज एन एंजाइम बिहेव करते हैं, उन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.